जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है उस टॉपिक्स का नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं, प्रायिकता नाम है। यह क्लास 9th में भी है और क्लास किसमें 10th में भी है, 11th में भी है और कहाँ पे है 12th में भी है। ठीक है ना। तो हम 9th और 10th को मिक्स करते हुए मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हम प्रायिकता के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता पढ़ने के लिए जो बेसिक टर्म लगते हैं सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ा जाएगा। तो पहला इसमें जो शब्द है वो समुच्चय है। क्या है? समुच्चय। समुच्चय की अंग्रेजी होती है सेट। अब सेट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। हमने लिखा समुच्चय। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है और इसके तत्वों को कामा लगाकर मझोले कोष्ठक में कर्ली ब्रैकेट जिसे कहते हैं मझोले कोष्ठक में रखते हैं। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों। हमने सबसे पहले डिफिनेशन, अभी प्रायिकता की बात नहीं करें। प्रायिकता पढ़ने के लिए सबसे पहले जिस टर्म की जरूरत होगी हम उसको पहले पढ़ेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले समुच्चय को पढ़ेंगे। समुच्चय क्या कहता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, हमको एक ऐसा ग्रुप बनाना है, ऐसा संग्रह लेना है वस्तुओं का जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? सुनिश्चित होना चाहिए। कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो वो सुनिश्चित होना चाहिए, किसी को उसके बारे में पता हो कि नहीं, पता होना चाहिए कि वो है इस दुनिया में कि नहीं है, कि आपने ऐसी कोई वर्ड तो नहीं ले लिया कि जो कोई भी नहीं जानता, या ऐसी कोई वस्तु ले लिया जो कोई भी नहीं जानता। मतलब सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में क्या होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे और इसके तत्वों को, यानी जो उसमें वस्तु आप बना रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको कामा लगाकर किस में रख देंगे? मझोले कोष्ठक में रख देंगे। ठीक है। जैसे हम आपसे कहें कि स्वरों का समुच्चय। पहला एग्जाम्पल हम आपसे कहते हैं स्वरों का समुच्चय। स्वरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। कौन कौन? सर ए, ई, आई, ओ और यू। हमने बोला इसके तत्वों को कामा लगाकर, क्या लगाकर? कामा लगाकर सर मझोले कोष्ठक में यानी कर्ली ब्रैकेट में रख देते हैं और इसको जिससे दिखाएंगे सर उसका सिंबल हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा लेंगे? बड़ा लेटर यानी कैपिटल लेटर लेंगे। ठीक है। तो ए बराबर है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बी सी डी कुछ भी, लेकिन कैपिटल होना चाहिए और स्वरों का ये क्या हो जाएगा सर? समुच्चय हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, यदि हम कहें कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं, प्रयास करिएगा समझने का। संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों ध्यान से देखिए,
अब यहाँ पे हम क्या करें, 1 से लेकर 10 तक ना, तो 1 से लेकर 10 तक संख्या लिख दीजिए और सभी के बीच में सर कॉमन हो जाएगा। सभी के बीच में क्या हो जाएगा, कॉमन, और इसको कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे और किसी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इसको क्या करते हैं, दिखाते थे। तो ये हो जाएगा सर 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल कि 1 से 40 के बीच में, 1 से 40 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा फेयर कॉपी में, संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल आपको 0 लेवल से समझाएंगे, इसके बाद प्रायिकता आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 1 से 40 के बीच में 5 से जो जो संख्याएं विभाजित होंगी उन्हीं का समुच्चय बनाना है। तो 1 से 40 के बीच में कौन कौन संख्या आएंगी सर, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा सर, 35 भी आएगा। अब 40 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल आपसे कह रहा है केवल और केवल 1 और 40 के बीच में लेना है, उनके बीच में लेना, 40 को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सर इसको अंग्रेजी वर्णमाला की सी से हमने दिखा दिया। तो 1 से 40 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय हमारा बन गया सी बराबर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तुओं का आप संग्रह बना लेंगे। संग्रह का मतलब क्या है, समुच्चय या सेट आप बना सकते हैं। इसी सेट के द्वारा हम प्रायिकता के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम आपसे कहें कि आप बाजार जाते हैं, झोला लेकर बाजार तो जाते होंगे, ठीक है ना। अब उस झोले में आपने बहुत सारी जैसे सब्जियां ले ली। सब्जी में मान लीजिए आपने आलू लिया, बैगन लिया, ठीक है ना, साग ले लिया और प्याज भी ले लिया। इस प्रकार से 4-5 आइटम ले लिए। तो हम कह सकते हैं सर उस झोले में वो सब्जियों का समूह है। क्या है, सब्जियों का समूह है। तो इस प्रकार से यदि हम उसमें किराने के स्टोर से कोई तेल रख दें या कोई दाल रख दें, तो क्या वह अब सब्जियों का समूह कहलाएगा? क्या वह अब सब्जियों का समूह कहलाएगा? नहीं सर, क्योंकि उसमें तो अब हमारे किराना स्टोर के भी सामान आ गए हैं। क्लियर दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा संग्रह होना चाहिए और केवल एकदम सुनिश्चित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। एक जैसे हैं तो एक ही जैसे होने चाहिए, उसमें कोई भी दूसरा नहीं आ सकता। अगर हम आपसे कहें पक्षियों का समूह बनाइए, किसका समूह बनाइए, पक्षियों का समूह, तो आप पक्षियों में किसको किसको लेंगे भाई, जितने भी सारे पक्षी होंगे उसको लेंगे। लेकिन उस पक्षी में यदि आपने शेर को डाल दिया तो क्या वह पंछियों का समूह हो जाएगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस शेर को निकालना पड़ेगा, तभी जाके वो पक्षियों का एक सुपरिभाषित सुनिश्चित संग्रह बनेगा। समय सभी को। तो कहने का मतलब क्या है कि सुपरिभाषित संग्रह वही होगा जिससे आप निश्चित कर सके कि हाँ भाई जिसका संग्रह हम कह रहे हैं ऑटोमेटिक है, या उसी प्रकार का उस झोले में, उस कोष्टक में, जिस भी प्रकार से आप कह सकते हैं कि वही एलिमेंट है कि नहीं है। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नंबर है ना, उसे कहते हैं कार्डिनल नंबर या कार्डिनल संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्डिनल संख्या। कार्डिनल संख्या एक्चुअली में होता क्या है, कार्डिनल संख्या लिखेंगे समुच्चय में उपस्थित, किसी समुच्चय में आप ले सकते हैं, किसी समुच्चय में उपस्थित, किसी समुच्चय में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या या कुल जितने भी एलिमेंट होंगे, कुल तत्वों की संख्या, उस समुच्चय का, उस समुच्चय का कार्डिनल संख्या कहलाता है। उस समुच्चय का क्या कहलाता है, कार्डिनल संख्या कहलाता है। क्लियर दोस्तों। यदि मान लेते हैं, इसमें आप लिख दीजिए, यदि कोई समुच्चय ए है, इसी में लिख दीजिए या एक लाइन छोड़ के भी लिख दीजिएगा, यदि कोई समुच्चय ए है
और नहीं ए है कामा तो उसकी कार्डिनल संख्या को उसकी कार्डिनल संख्या को नंबर ऑफ ए, इसे क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं, या प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या लिखवाया कि कार्डिनल संख्या एक्चुअली में होते क्या है कि किसी समुच्चय में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या, या कह सकते हैं उस समुच्चय में कितने एलिमेंट है, कितनी वस्तुएं हैं, यदि उनको गिन लेते हैं तो वही उस समुच्चय का क्या कहलाएगा सर, कार्डिनल संख्या कहलाएगा। यदि कोई समुच्चय ए है तो उसकी कार्डिनल संख्या को नंबर ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, हमने लिख दिया ए बराबर 1 2 3 4 और 5। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ ए इसमें कितने हो जाएंगे सर, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और 5, तो सर ये हो जाएगा हमारा 5 का, इसकी कार्डिनल संख्या आ जाएगी 5। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए बी बराबर ए ई आई ओ यू, तो सर ये तो हमारा स्वरों का समुच्चय है। अब इस स्वरों के समुच्चय में नंबर ऑफ बी आपसे पूछे तो भाई ये नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, हमारा ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, और एग्जाम्पल दिया जाए आपको, चार 5 6 7 8 3 4। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ सी, अब इसमें मजा आने वाला है तीसरे एग्जाम्पल में, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको देखने पे लग रहा होगा कि सर इसमें तो 7 एलिमेंट है, तो सर ये आप 7 लिख दीजिए, लेकिन ये 7 एलिमेंट नहीं है। कहेंगे सर क्यों, आपने तो अभी तो बताया है जस्ट कि उस समुच्चय में जितने भी एलिमेंट होंगे वही उसकी संख्या होगी। बिल्कुल यही बताया सर, लेकिन आपने तो इसमें, हम तो गिने भाई 2 2 4 2 6 7 एलिमेंट आ रहे, तो आपने इसे क्यों गलत कह रहे हैं भाई। तो मैं आपको कहानी सुनाते, जैसे मान लीजिए आप किसी मार्केट में गए, आपको आलू लेना है, क्या लेना है, आलू लेना है, तो आपने अपने झोले में एक जगह से 2 किलो आलू ले लिया, एक जगह से क्या किया, 2 किलो आलू ले लिया, और दूसरी जगह से दूसरे दुकान पर जाकर भी आपने 2 किलो आलू ले लिया। ठीक है, तो आपने उसी झोले में रखा दोनों आलूओं को। अब कहीं उस बाजार से निकले और बाजार से आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई तुमने क्या खरीदा, तो क्या आप कहते हैं क्या कि 2 किलो आलू और 2 किलो आलू और लिए हैं, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, आप डायरेक्ट कहते हैं कि सर आलू बस लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके झोले में 2 से 3 बार आलू आ गए, तो आप उसको एक ही बार गिनते हैं आलू। उसी प्रकार से यदि आपके समुच्चय में एक से अधिक एलिमेंट समान आ रहे हैं तो उसको हम एक ही बार गिनेंगे, तो सर टोटल एलिमेंट इसमें 7 नहीं होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे। क्या सभी को समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं, ये तो बात क्लियर हो गया होगा भाई। तो किसी भी समुच्चय में, किसी भी, जिस प्रकार से आप अपने एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने आपके दैनिक जीवन में जितने भी बाजार से होने वाली प्रक्रियाएं थी उसका एग्जाम्पल देकर समझाया, तो सर इसमें टोटल एलिमेंट हमारे होंगे कितने, 6 होंगे, ना कि कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दिया जाए तो लिखते हैं चौथा एग्जाम्पल। हम आपसे कहें कि भाई चलिए लेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय हम बनाते हैं, लेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाकर हम उसके कार्डिनल संख्या का पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो टर्म है उसको लिखते हैं। तो सर L E T T E R, आपके कथन अनुसार तो सर यही आना चाहिए, जो भी लेटर्स होंगे सर वही हमारे हो जाएंगे, इसको D से दिखा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सर, इसमें जो 2 बार आए हैं ना उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ये टी भी 2 बार आया सर, इसको भी हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो टोटल हमारे जो नंबर ऑफ डी होंगे वो नंबर ऑफ डी कितने हो जाएंगे, केवल और केवल कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर दोस्तों, तो इस प्रकार से किसी भी समुच्चय में आप कार्डिनल संख्या पता कर सकते हैं, या उस समुच्चय को आप अपनी तरफ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके आगे चला जाएगा, तो इसके आगे हम लोग का आता है उप समुच्चय। क्या कहलाता है, तो कौन सा टर्म आता है, उप समुच्चय। उप समुच्चय को पढ़ते हैं क्या होता है, जिसे कहते हैं सबसेट।
ये सब प्रायिकता पढ़ने के कह सकते हैं बेसिक टर्म है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और उसके बाद जो प्रायिकता का नंबर आएगा तो हम लोग प्रायिकता के बारे में समझेंगे। तो समुच्चय उप समुच्चय होता क्या, लिखेंगे यदि किसी, साथ में लिखते रहिए, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक तत्व ए का प्रत्येक तत्व बी में हो कामा, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट उप समुच्चय का क्या है, ये साइन है, ठीक है ना। ये सबसेट ऑफ बी ऐसे पढ़ते हैं, इसे ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर दोस्तों। आप 11th में जाएंगे तो समुच्चय वहाँ पे चैप्टर है, तो आपको ये दोबारा वहाँ पढ़ाया जाएगा। तो बस प्रायिकता में इसका यूज है, तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए जो है सर बी का क्या है, उप समुच्चय। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल हम पहला दिए हैं कि मान लीजिए कि ए कोई है हमारा सबसेट है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। अब हम एक और समुच्चय लिखते हैं बी में लिखते हैं 2 3 5 4 6 7 8 और 1, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कि ए का हमने क्या लिखा है, यदि किसी समुच्चय ए है, कोई समुच्चय एक है ए, उसका प्रत्येक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, प्रत्येक तत्व जो है वो किसी दूसरे समुच्चय बी में उपस्थित हो, बी में क्या हो, उपस्थित हो, तो सर ए को हम बी का क्या कहेंगे, उप समुच्चय कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, क्या ये पूरे एलिमेंट इस बी में है, तो 1 2 3 4 5 6 सर बिल्कुल है। अतः कह सकते हैं कि जो होगा सर ए, वो बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ए जो होगा बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। दूसरा एग्जांपल यदि हम आपको दें, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई सी जो है वो सी में एलिमेंट हमने रखा है ए ई आई को, और डी में रखा हमने ए ई आई ओ और कामा यू को, क्लियर दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, क्या सी के सभी एलिमेंट डी में है, सर सी का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, डी में है, तो कहेंगे सी जो होगा सर सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। अगर हम आपसे पूछते भाई चलो डी जो है क्या सी का सबसेट है, तो क्या कहेंगे सर डी का तो प्रत्येक एलिमेंट सी में नहीं है, तो जो डी होगा सर वो सबसेट नहीं होगा किसका, सी का। तो जब नहीं होगा तो बीच में ऐसे इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, क्लियर दोस्तों। तो उप समुच्चय आप हमारे ख्याल से आपको समझ में आगे होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट जितने भी वस्तु होंगे वो दूसरे समुच्चय में पहले से ही उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो उस समुच्चय को दूसरे समुच्चय का हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यादृच्छिक प्रयोग अगला हमारा जो हेडिंग है, यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर दें कि ऐसा प्रयोग जिसका रिजल्ट क्या आए हमको मालूम ना हो। कहने का मतलब क्या, कि ऐसा प्रयोग, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट यानी परिणाम क्या आए वह हमें मालूम न हो, हमें मालूम न हो, तो उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं।
हमने क्या बोला दोस्तों कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम आपको पता ही ना हो क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हम आपसे एग्जाम्पल देने की बात कहें, एग्जाम्पल, सर पहला एग्जाम्पल देते हैं, बारिश की संभावना, बारिश की संभावना। तो सर बारिश की संभावना पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा, क्या यही निश्चित है कि आपका इसको क्या इस कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट का आपके पास कोई रिजल्ट है कि आज होगा कि नहीं होगा? सर नहीं है। तो ये हमारा आता है किसमें? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। सेकेंड एग्जाम्पल यदि दिया जाए, जैसे कहें एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को उछालना। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे घुस रहे हैं किसमें? प्रायिकता में, ठीक है ना। सिक्के से, सिक्के को उछालें आप, ऐसे सिक्का टॉस किए, तो क्या हमको रिजल्ट पता होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा? वो तो भाई हम टॉस करते हैं कि चलो भाई हमारा हेड आ गया, तुम्हारा टेल आ गया, तो हम जीत गए। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम रहता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं सर कि एक सिक्के का जो उछालना है ना, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारा आएगा। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल, दो सिक्के को उछाल दीजिए भाई, दो सिक्के को उछालना। ऐसे आप तीसरे सिक्के को उछाल दीजिए, तीन सिक्कों को एक साथ उछाल दीजिए भाई, तीन सिक्के को उछालना। तो सर ये हमारे जितने भी हम आपके एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, तो ये आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई दो सिक्का दोनों हाथ में ले लिए, ऐसे टॉस किए तो पता नहीं किस सिक्के पे हेड आएगा, किस सिक्के पे टेल आएगा, किसी को मालूम ही नहीं रहता है भाई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर जितने भी आपने एग्जाम्पल लिखे हैं ना, वो सब हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब आगे हम चल रहे हैं, एक पासे को फेंकना, एक पासे को क्या करना? फेंकना। अब कहेंगे सर एक पासा, पासा क्या होता है? एक और एग्जांपल, दो पासे को फेंकना। तो दो पासे तक आपके एग्जाम में आएगा, दो पासे को फेंकना। ये जितना भी लिख रहा हूँ सब आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो हमने जितना भी एग्जाम्पल बताया इसी से रिलेटेड आपको क्या आने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले, ध्यान से देखेंगे। हमने लिखा एक पासे को फेंकना। पास आप देखे होंगे, लूडो का गोटी तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है ना। तो लूडो के गोटी को ही हम पासा कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे हाथ में लिए भाई, ऐसे इसको मिक्स कर रहे हैं या शेक कर रहे हैं और ऐसे फेंक दिए, तो क्या हुआ कि भाई पता नहीं कि उस नंबर पे 5 आने वाला कि 6 आने वाला कि 7 आने वाला, ये हमको मालूम नहीं है। तो 7 तो नंबर उसमें होता नहीं, तो भाई उसको छोड़ दीजिए। 1 से लेकर कितने नंबर होते हैं? 6 ही नंबर होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार दो पासे को ऐसे दोनों हाथ में ले लीजिए और दोनों को ऐसे फेंक दीजिए। तो क्या नहीं बता, हमको पता ही नहीं कि सर पहले नंबर पे 6 आएगा कि दूसरे पे 6 आएगा कि कौन सा नंबर आने वाला है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे आ जाएंगे रैंडम में। एक और लिखता हूं मैं, ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी से क्या निकालना? एक पत्ता निकालना। ताश की गड्डी से क्या निकालना? पत्ता निकालना। तो ध्यान से समझिएगा भाई, ताश की गड्डी, उसमें हमको पता है कि 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों में से हम एक पत्ता ऐसे निकालें, तो भाई हमको मालूम ही नहीं कि वो पत्ता इक्का का है कि क्या है भाई, बादशाह है कि गुलाम है, किस प्रकार से जोकर है। तो ये सारी चीजें हमको मतलब कह सकते हैं सर मालूम ही नहीं कि ताश की गड्डी में जो पत्ता निकाले हैं वो कि दहला है, कि 9 नंबर का है, कि 8 नंबर का है, कि 7 नंबर का है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट्स हमारा आता है किसमें? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। क्लियर दोस्तों। अब आगे चलेंगे इसके, तो इसके आगे चलते ही हमको मिलेगा प्रतिदर्श समष्टि। क्या मिलेगा? प्रतिदर्श समष्टि। लिखेंगे किसी समुच्चय के सभी संभव, या किसी यादृच्छिक प्रयोग के यहाँ लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय
का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे आगे लिख देंगे, इसे कैपिटल यस से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल यस से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम पहला लिखें कि जैसे मान लीजिए हम एक सिक्के को ले रहे हैं, एक सिक्के को उछालना। यहाँ पे पूरा प्रतिदर्श समष्टि में बनवा के दिखाऊंगा आपको, जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है ना। एक सिक्के को उछालना या उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, तो जब एक सिक्का उछालेंगे तो सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड को हम एच से दिखाएंगे और टेल को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हेड को किससे दिखाएंगे? एच से, और टेल को दिखाएंगे किससे? टी से। ठीक है, तो सर या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। इन्हीं दोनों में से एक सिक्का उछालेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा भाई। क्लियर दोस्तों? अब इसका हम क्या बना लें? समुच्चय बना लें, तो यह एक सिक्के को उछालने का क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा है, दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं कि दो सिक्के को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर, तो ध्यान से देखिए, अब दो सिक्का उछाल रहे हैं तो भाई दो सिक्के को उछाले तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाए, या सर दोनों सिक्कों में पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। सर या ये भी हो सकता है पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए, या सर दोनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए, और इनका हम क्या बना देंगे? समुच्चय। तो ये इसका प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए हमने क्या कहा भाई, दो सिक्के आप ले लीजिए, दो सिक्के ऐसे हाथों में लीजिए, अब ऐसे इसको टॉस करा दीजिए, तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों का रिजल्ट जो है दोनों पर हेड हेड आ जाए सर, या पहले पर हेड हो दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, और सर या तो हो सकता है कि दोनों पर टेल और टेल दोनों आ जाए। तो क्या आप इसके अलावा कोई और परिणाम, इसका कोई रिजल्ट बना सकते हैं? तो संभव नहीं है सर। ठीक है ना, यही चार हमारे रिजल्ट बनेंगे जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम चलते हैं, अभी तीन सिक्के को बाद में उछालते हैं, सबसे पहले एक पासे को उछालते हैं भाई। तीसरा एग्जांपल, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, तो भाई एक पासे को फेंकिए, तो एक पासे को फेंकेंगे सर, हमको मालूम ही नहीं एक आएगा कि दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या छह आएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय बना, ये एक पासे को फेंकने के लिए क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। पासा मतलब लूडो का गोटी आप फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या संभव परिणाम आ सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबल कह सकते हैं सर हमारे रिजल्ट आ सकते हैं? या तो एक आ सकता है, दो, तीन, चार, पाँच, या तो सर छः आ सकता है। इन छः के अलावा कोई और रिजल्ट आ सकता है? आप कहेंगे सर नहीं आ सकता, तो इनका समुच्चय बनाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछें कि भाई इसमें नंबर ऑफ यस कितने हैं, तो सर एक और दो है। इसमें नंबर ऑफ यस पूछा जाए तो सर इसमें नंबर ऑफ यस तो चार है सर। इसमें नंबर ऑफ यस पूछा जाए तो सर इसमें तो कितने हैं? छः हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं, इसमें तीन सिक्कों को उछालते हैं। ध्यान से, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये सवालों में यही आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा और अभी आगे चल के हम इसको दोबारा आपको समझाएंगे। ठीक है ना, तीन सिक्के को उछालने पर, तीन सिक्के को उछालने, अब तीन सिक्के मतलब हाथ में भाई तीन सिक्का ले लीजिए और तीन सिक्कों को उछालिए, और तीनों सिक्कों पर क्या क्या रिजल्ट आएंगे एक साथ में, तो भाई उसको लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग से फिर बाद में पूछूंगा। हो सकता है सर पहले पे मतलब तीनों पे एच एच, तीनों पे हेड आ जाए। हो सकता है सर पहले दो पर हेड तीसरे पर टेल। हो सकता है सर पहले और लास्ट पे हेड हो बीच में टेल आ गया हो, या हो सकता है सर पहले पे टेल आ जाए दूसरे और तीसरे पर हेड आ जाए। ठीक है, या हो सकता है सर तीनों पर हमारे टेल आ जाए। क्लियर है, या सर पहले दूसरे पर टेल तीसरे पर हेड।
सर पहले और लास्ट पे टेल, दूसरे पर हेड, या सर पहले पे हेड और लास्ट दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। सर इनके अलावा कोई भी हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा। यदि आपका बन रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं और इन आपका इन 8 के अलावा कोई और रिजल्ट बन गया तो वे हमारे तरफ से 500 रुपए का इनाम आपके लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे, 3 रिजल्ट बन मतलब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले पे 3 एच आ जाए, मतलब तीनों पर हेड आ जाए सर। इसी प्रकार से 2 हेड 1 टेल आ जाए। हमने 8 जितने भी इसके रिजल्ट बने हैं हमने लिख दिया। ठीक है, प्रयास करिएगा कि इसके अलावा कुछ और बना सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और हमारा बचा है कि 2 पासे को फेंकना। तो 2 पासे को फेंकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब मिटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल मजा आने वाला है। बहुत ही आसान चैप्टर है, आसानी से 2-2 लाइन का सवाल लगता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल अगला, 2 पासे को फेंकने पर। दो पासे को फेंकने पर, अब 2 पासे को फेंकने पर कुल कितने रिजल्ट बनते हैं, तो सर 36 रिजल्ट बनते हैं। कितने बनते हैं, 36। सर 36 कैसे बनेंगे, तो आप खुद देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिजल्ट लिखते हैं। देखो, इसको 2 पासे को जब हम फेंकते हैं ना तो क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। क्रमित युग्म आप जानते होंगे निर्देशांक ज्यामिति में x और y के रूप में। ठीक है ना, तो इसमें देखिए हम लिख रहे हैं, ब्लू पेन से कर लेते हैं। हो सकता है सर पहले पे एक, दूसरे पर भी कितना आ जाए, 1 आ जाए। सर हो सकता है पहले पे एक, दूसरे पे क्या रहे, 2 ही रहे। सर हो सकता है पहले पे 1, दूसरे पे 3। हो सकता है सर पहले पे 1, दूसरे पे 4। हो सकता है सर पहले पे 1 ही रहे, दूसरे पे 5। और हो सकता है सर पहले पे 1 और दूसरे पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। पहली संख्या को हमने माने, पहले जो पासा उस पे 1 को हमने कांस्टेंट कर दिया और बाकी सबको हमने चेंज करते हुए चले। चलो भाई, हो सकता है सर पहले पे 2 हो, दूसरे पे 1 आ जाए। हो सकता है सर दोनों पे 2-2 आ जाए। हो सकता है सर पहले 2, दूसरे पे 3, 2-4, सर 2-5, या सर 2 और 6। समझ में आ रहा होगा आप लोग कैसे लिख रहे हैं। या हो सकता है सर 3-1, 3-2, सर 3-3, 3-4, सर 3-5, या तो 3 और 6। समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है सर पहले पे 3 आया हो, दूसरे पे 1, पहले पे 3, दूसरे पे 2, पहले पे 3, तीसरे पे 3, पहले पे 3, दूसरे पे 4, पहले पे 3, दूसरे पे 5, पहले 3, दूसरे पे 6। ठीक है, इसी प्रकार का 4 का लिखेंगे, 4-1, सर 4-2, यानी पहले को आपको क्या कर देना, फिक्स कर देना बिल्कुल। और आप आसानी से 2 पासे को फेंकने पर जितने रिजल्ट बनते हैं आप आसानी से लिख लेंगे। सर 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। ठीक है, अगला 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, सर 6-5 और 6-6। ठीक है, इतने रिजल्ट सर हमारे पास तो बन गए, इतने रिजल्ट हमारे पास बन गए। तो आप ध्यान से गिन लीजिए कि पहले का 6, दूसरे का 6, तीसरे का भी 6, चौथे का भी 6 और 5वें 6वें सभी का 6-6 रिजल्ट बने। तो 6-6 के कितने हो गए रिजल्ट, 36। तो 2 पासे को फेंकने पर जो परिणाम आया सर, इसका हमने क्या बना दिया, समुच्चय। अब ये 2 पासे को फेंकने के लिए क्या बन गया, प्रतिदर समष्टि बन गया। क्या बन गया, प्रतिदर समष्टि बन गया। और हमारे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि जब 2 पासे को फेंकेंगे, अब सवाल सब जितने हमने एग्जाम्पल लिखा है ना प्रतिदर समष्टि में, सवाल बिल्कुल इसी पे लगेंगे। अब इधर से उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो उसमें ताश की गड्डी वाला एग्जाम्पल में लिखा था वो क्लास 10th में मिलेगा। तो पहले 9th के क्वेश्चनों को सॉल्व करके फिर 10th में ताश के गड्ढे में आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कितने पत्ते लाल होते हैं, कितने काले होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो हमारे ख्याल से आपको ये प्रतिदर समष्टि अभी तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारा घटना। क्या आता है, घटना। तो उस घटना को पढ़ते हैं और घटना के बाद तुरंत हमारा नंबर आ जाएगा प्रायिकता का। किसका आ जाएगा, प्रायिकता। तो भाई अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे सब वो क्या था, प्रायिकता के कह सकते हैं, प्रायिकता पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी। अब सीढ़ियों में एक सीढ़ी और बचा है, उसको पार कर लेते हैं फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता को। तो घटना एक्चुअली में है क्या, इवेंट इसे कहते हैं सर। इसको पढ़ते हैं, चलिए। इसका डेफिनेशन होगा किसी समुच्चय के
किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। उस समुच्चय का क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, उस समुच्चय का घटना कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो सर इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बोला कि घटना, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि इसी एक ही समुच्चय में 4-5 घटनाएं आएंगे, तो E1, E2, E3, E4, E5 कर लेंगे। ठीक है ना। अभी आगे सवाल आएगा तो आपको समझाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम पहला दें आपके लिए कि एक पासे को फेंकने पर, एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर घटना समझ में आ गया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है प्रायिकता के लिए भाई, समझ रहा है आपको? नहीं, ठीक है, ये समझ जाएंगे तो प्रायिकता ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की घटना। हमने बोला भाई एक पासे को फेंका जा रहा है और इस पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की हमको घटना बताना है। तो सबसे पहले सर जो पासा फेंका जा रहा है उसका हम प्रतिदर समष्टि लिखेंगे। तो एक पासे को फेंकने पर क्या प्रतिदर समष्टि आपका यही बनता है? जी सर, बिल्कुल यही बनता है। ठीक है, अब सम संख्या कह रहा है आने की घटना, तो सर हमको मालूम है सम संख्या इसमें कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। सर समुच्चय बनाएंगे, ये हमारा घटना हो जाएगा सम संख्या आने की घटना, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल ई से दिखाते हैं। और आपसे हम कहें चलिए भाई नंबर ऑफ ई बता सकते हैं क्या आप इसकी कार्डिनल संख्या? बिल्कुल सर बता सकते हैं, 1 2 3। बहुत ही अच्छे से आप पढ़ा रहे हैं, तो सर यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ई हमारे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब कहेंगे सर आपने जो डिफिनेशन लिखा वो मत्थे पे नहीं चढ़ रहा है सर, तो क्या करें? तो उसके लिए ध्यान से समझेंगे। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को, अभी उस समुच्चय में आपको पढ़ाए हैं, तो उस समुच्चय में बताएं किसी एक समुच्चय का प्रत्येक तत्व किसी दूसरे में हो, तो इस समुच्चय को उस दूसरे का हम उपसमुच्चय कहते हैं। कैसे? सर क्या इस ई का प्रत्येक एलिमेंट इस यस में है? ध्यान से देखिए, हमने बोला क्या इस ई का प्रत्येक एलिमेंट इस यस में है? सर बिल्कुल है, 2 4 6 सर इसमें तो दिख ही रहा है हमको। ठीक है ना, तो कहेंगे सर ई जो होगा इस यस का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा, और इसी उपसमुच्चय को हम उस समुच्चय का क्या कहेंगे सर? घटना कहेंगे। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लिया जाए इसमें? चलिए एक लेते हैं कि 2 सिक्कों को उछालते हैं। अभी फिलहाल छोटा छोटा लेते हैं। 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर, या लिख दीजिए 3 इसमें बना देते हैं। पहला, एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एक शीर्ष आने की घटना। ठीक है ना। दूसरा इसमें बनाते हैं केवल 2 शीर्ष आने की घटना। 2 शीर्ष का मतलब हेड होता है। ठीक है ना, शीर्ष आने की घटना। और तीसरा लिख देते हैं, 3 इसमें बना लेते हैं कि दोनों पर समान चिन्ह आने की घटना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने घटना 3 लिखा है। अब क्या करते हैं, 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो 2 सिक्कों के लिए हम लिखेंगे प्रतिदर समष्टि क्या होगा? एच सर होगा, एच टी होगा, टी एच होगा सर, और टी टी होगा। ये तो हम पहले लिखवा चुके हैं। हमने जो घटना लिखवाया आपको प्रतिदर समष्टि लिखवाया है, इसके पहले वही सारी चीज़ें अभी आगे एग्जाम्पल में आएंगे। और देखिए ध्यान से, हम जो आपको बता रहे हैं उसमें बस प्रतिदर समष्टि आ रहा है। ठीक है ना। अब इसमें पहला जो कह रहा है ना कि आपको ऐसा घटना लिखना है, तो मान लीजिए पहला घटना है तो इसको E1 हम कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? E1। एक शीर्ष आने की घटना कि आपको केवल और केवल कितने चाहिए? एक शीर्ष चाहिए। तो देखिए कितने में एक शीर्ष है सर? यहाँ पे तो 2 शीर्ष आ गया, हमको केवल कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो सर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे, तो टोटल कितने लोग हैं सर?
एक एच टी वाला कंडीशन है और एक टी एच वाला कंडीशन है, तो कहेंगे सर ये हमारा E1 हो गया। और इसमें अगर आपसे हम कहें नंबर ऑफ E1 बता दीजिए दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 2 ही तो हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरी घटना पे। दूसरा घटना कह रहा है केवल और केवल 2 शीर्ष आने चाहिए, केवल और केवल 2 हेड आने चाहिए हमारे पास। तो सर एक ही कंडीशन है जो H और H है, तो इसको हम कह रहे हैं E2 और यहाँ से आ जाएगा H, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कहीं तो 2 हेड तो आए नहीं है, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है E3, इसको कह देते हैं हम लोग। कह रहा है कि दोनों पर समान चिन्ह आने की घटना, मतलब दोनों सिक्कों पर या तो हेड हेड आ जाए या तो सर टेल टेल आए, तभी ना समान चिन्ह होगा सर। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर है और एक लास्ट में है, तो इसके भी सर 2 रिजल्ट बन जाएंगे, H H और T T। इसका लिखेंगे नंबर ऑफ E3 बराबर 2 और इसका लिखेंगे नंबर ऑफ E2 बराबर कितना। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक की हमारी बात थी वो बिल्कुल प्रायिकता के कह सकते हैं, प्रायिकता को पढ़ने के लिए ये सारे टर्म हमारे पढ़ने के लिए क्या था, जरूरी था। सारा टर्म पढ़ना क्या था, जरूरी था। अब हम चलते हैं प्रायिकता की ओर, तो अगला हेडिंग आप बना लेंगे प्रायिकता। अगला है प्रायिकता हमारा। प्रायिकता में आप लिखेंगे किसी समुच्चय के घटना में उपस्थित तत्वों की संख्या और हमने क्या लिखा, किसी समुच्चय के घटना में उपस्थित तत्वों की संख्या और उस समुच्चय में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या। कुल तत्वों की संख्या क्या कहलाती, एक सेकेंड, किसी समुच्चय के घटना में उपस्थित तत्वों की संख्या और उस समुच्चय में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या के अनुपात को उस घटना का या उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। उस घटना की क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या लिखा है कि किसी भी समुच्चय में कोई घटना हो रही है, तो घटना में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका संख्या, उनका नंबर, ठीक है, और उस समुच्चय के जितने भी प्रोबेबिलिटी हैं, जितने भी कुल तत्व होंगे उसका अनुपात, उनका रेशियो सर उस घटना की क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहलाएगी। सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको एक्सप्लेन करते लिखेंगे, यदि घटना में उपस्थित तत्वों की संख्या, यदि घटना में उपस्थित तत्वों की संख्या नंबर ऑफ ई और कुल तत्वों की संख्या यानी कह सकते हैं सर प्रतिदर्श समष्टि जो होता है, प्रतिदर्श समष्टि में जो तत्व होंगे वही कुल तत्व कहलाएंगे। ठीक है, कुल तत्वों की संख्या नंबर ऑफ यस हो तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, PE बराबर NE/NS।
हमने क्या लिखा कि उस घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर NE अपान NS। कहने का मतलब क्या है कि सर पीई हमारा है प्रायिकता ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये सर नंबर ऑफ ई एंड नंबर ऑफ यस। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है पीई, वो नंबर ऑफ ई अपान नंबर ऑफ यस के क्या होता है, बराबर होता है। सर ई क्या होता है, घटना होता है, और यस क्या होता है, हमारा प्रतिदर्श समष्टि होता है। ठीक है ना। नीचे अगर लिखेंगे यदि, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में पहला पॉइंट क्या चीज कि प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान सदैव, इंपॉर्टेंट है ये सब, सदैव जीरो से लेकर, जीरो या जीरो से एक या एक तक, प्रायिकता का मान सदैव जीरो या जीरो से एक या एक तक के बीच में होता है। बीच में होता है। ध्यान से देखेंगे, अर्थात लिख सकते हैं आप लोग क्या, अर्थात सर जो पीई वैल्यू है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना की है, तो इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी। सर इसकी वैल्यू एक से छोटी होगी या तो एक के क्या होगी, बराबर होगी। अगर आप प्रायिकता का सवाल लगा रहे हैं और आपका आंसर एक से ज़्यादा आ रहा है या तो जीरो से कम आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि आप सवाल गलत लगा रहे हैं। सवाल गलत नहीं है, आप गलत हैं, आपका सवाल लगाना गलत है भाई। क्लियर है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए, जो भी किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, या सर एक या एक से क्या होगी, छोटी होगी, उसी के बीच में रहेगा, जीरो और एक के बीच में। उसके अलावा यदि आपका आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई तथा घटना के न घटित होने की प्रायिकता, घटना के न घटित होने की प्रायिकता पीई बार हो तो क्या, तो सर एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन, पीई प्लस पीई बार बराबर 1। पीई बार इसको पढ़ते हैं, पीई बार का मतलब क्या होता है, वह घटना सर घटित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो पीई का मतलब क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता। पीई बार का मतलब क्या है, घटना के न घटित होने की प्रायिकता। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर आंसर किसके बराबर आने वाला है, एक के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो ये प्रायिकता के दो नोट्स थे, कह सकते हैं सर। पहला, इसका मान सदैव जीरो और एक के बीच में होगा, और दूसरा पीई प्लस पीई बार बराबर किसके वैल्यू आएगी, इक्वल एक के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक का जो कहानी था हमारा, वो पूरा कहानी टिका हुआ था बिल्कुल प्रायिकता के बेसिक टर्म पे। ठीक है ना। यदि आपको उसके बेसिक टर्म अच्छे से नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो आप प्रायिकता को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और एक दो एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल लिखा आपको। अब इस एग्जाम्पल में 3-4 सवाल हमने दे दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको एक सवाल में बहुत सारे क्वेश्चनों को या बहुत सारे वेराइटी को समझा सकें। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये जो सवाल दिया, पासा दिया है, और पासे के बाद हम एक सवाल आपको सिक्के पे बताएंगे। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। हमने लिखा है, एक पासे को फेंकने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करना आपको। पहला कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा विषम संख्या के आने की प्रायिकता, और तीसरा 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता। सवाल आपको कैसे लगाना ना, जैसे देखिए, एक पासे को कह रहा है फेंकने पर, तो सबसे पहले लिखिए, एक पासे को फेंकने पर, और आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हम जैसे लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे लिखने का प्रयास करिएगा।
ठीक है ना, एक पासे को फेंकने पर। अगर कहता है 2 पासे को फेंकने पर, 3 सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर, तो याद रखिएगा सबसे पहले उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का हम लोग प्रतिदर समष्टि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रतिदर समष्टि। तो सर अपने सवाल में तो कह रहा था एक पासे को फेंकने पर, तो एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर समष्टि तो बनता है 1 2 3 4 5 6। सर ये तो पहले हम लिखवा चुके हैं। बिल्कुल सर। नंबर ऑफ यस कितना होगा? सर नंबर ऑफ यस तो होने वाला है 6, क्योंकि 6 संख्या है। अब हमारा पहला जो सवाल है ना, वो कह रहा है सम संख्या आना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का आए सवाल तो सम संख्या आना, उसका क्या होगा? घटना होगा सर। तो इसको मानेंगे कि माना सम संख्या आने की घटना E1 है। क्या है? E1 है। अतः E1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब इसमें से सम संख्या आना चाहिए, तो सम संख्या कौन कौन है? 2 4 और 6 बस हैं। और आपसे कहें कि नंबर ऑफ E1 कितने हैं सर? तो सर ये नंबर ऑफ E1 तो 3 है। क्लियर दोस्तों? अब प्रायिकता आप क्या लिखेंगे? अतः, बिल्कुल हिंदी जैसे मैं लिख रहा हूँ, हिंदी बच्चे नहीं लिख पाते। अतः यही चीज लिखेंगे क्या? सम संख्या आने की प्रायिकता। अब वहां पे घटना लिखे थे, अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्रायिकता कामा लगा देंगे, सूत्र लिखेंगे क्या? PE1 बराबर यन E1 और अपान यन यस। आप ये फार्मूला लिखवा चुके हैं भाई। यन PE लिखवाए थे, अब E1 हमारी घटना है तो भाई E1 लिख देंगे। तो यहाँ से PE1 बराबर आपके पास आ जाएगा, नंबर ऑफ E1 कितना था? 3, और नंबर ऑफ यस सर कितना है? 6। 3 दूना 6 कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास 1/2। और ध्यान से देखिए क्या 1/2 1 और 0 के बीच में है? सर बिल्कुल है। कह देंगे सर ये हमारा पहला आंसर। कौन सा आंसर आ गया? पहला आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? दूसरे सवाल को लगाते हैं, विषम संख्या का आना। तो विषम संख्या का आना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको प्रति एक पासे को तो फेंकने पर आपने लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। मानते हैं दोस्तों। देखिए लिखेंगे माना विषम संख्या आने की घटना। अब एक ही बार आपको प्रतिदर समष्टि लिखना है। विषम संख्या आने की घटना E2 है। क्या है? E2। इसको सेकेंड पॉइंट आप कर लेंगे। अब E2 हो गया, अतः क्या लिख सकते हैं आप लोग कि सर विषम संख्या कह रहा है, तो E2 बराबर हो जाएगा, विषम संख्या कौन कौन है अपने प्रतिदर समष्टि में? सर 1 है, 3 है और कौन है? 5 है। ठीक है। अगर आपसे हम पूछे नंबर ऑफ E2 सर कितना होगा, तो सर इसमें 3 ही एलिमेंट है। अतः आपको क्या लिखना है? अतः विषम संख्या आने की प्रायिकता, क्योंकि घटना तो आप लिख चुके, प्रायिकता निकालना ना हमको, प्रायिकता। तो सर सूत्र होगा, अब यहाँ पे PE2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PE2, क्योंकि दूसरी घटना है। तो PE2 बराबर हो जाएगा यन E2 और अपान यन यस। ठीक है दोस्तों, वैल्यू रख दीजिए। सर 3 है और ये है 6, 3 से कट जाएगा 6 बार में, तो 1/2 इसका भी हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा सवाल, तीसरा कह रहा है कि 5 से कम संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मानेंगे, हर बार आपको मानना है कि माना 5 से कम संख्या आने की घटना। आने की घटना, अब इसको क्या मानते हैं? E3 है। अतः E3 5 से कम संख्या देख रहा है, कह रहा है कि 5 से कम संख्या होनी चाहिए। तो 5 से कम संख्या कितनी है सर? 4 हैं। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो नंबर ऑफ E3 यहाँ से आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्रायिकता आपको निकालना, प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः सर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता, क्या चीज? प्रायिकता। तो सर PE3 बराबर यन नंबर ऑफ E3 अपन नंबर ऑफ यस। लो दोस्तों, तो यन E3 का मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो 2/3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से। तो बहुत ही आसान है, जैसे जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार प्रतिदर समष्टि लिखना है, फिर आपको सभी घटनाओं को मानते हुए प्रोबेबिलिटी का सूत्र लगाकर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना। ठीक है ना। तो आज की हम वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगला जो वीडियो होगा सर इस प्रायिकता के बेसिक से लेकर जितने भी हार्ड क्वेश्चन है कह सकते हैं, ठीक है ना, सभी क्वेश्चनों की वैरायटी को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।